उस गांव का नाम सीतापुर था। वहाँ भजनलाल नाम का भिखारी रहता था। कहने को तो वो भिखारी था, पर बहुत होशियार था। एक दिन वो एक घर के पास भजनलाल अम्बा अम्बा कहकर चिल्ला रहा था, तो घर के पास के सारे गांव और भैंस भी अम्बा अम्बा कहकर चिल्लाने लगे। क्यों मेरे साथ कंपटीशन कर रहे हो? तुम्हें मुझे देखकर रहम नहीं आती? तुम्हारे 4 पैर हैं, मुझे देखो 2 ही पैर हैं मेरे। दिखता नहीं है कि मैं हैंडीकैप्ड हूँ? कहकर दोबारा से अम्बा अम्बा कहकर चिल्लाया। तभी घर से एक औरत प्लेट में खाना लाकर ये लो कहकर जाने लगी, तो भजनलाल माई जरा रुकना, ये फूड क्या है माई? ओनली राइस? कम से कम चिकन या मटन करी होता तो ठीक था। ये कौन सा न्यूट्रिशन फूड हुआ माई? वेरी बैड, वेरी बैड। तुम कौन हो भाई? भीख मांग रहे हो या मेन्यू कार्ड से ऑर्डर दे रहे हो? जो दिया है ले लो, वरना रहने दो। ओके ओके ओके, कम से कम इस प्लेन राइस की जगह फ्राइड राइस देते तो अच्छा था माई। मैं एडजस्ट कर लूंगा। चलते बनो कमबख्त, आजकल भीख मांगना भी एक फैशन हो गया है। भजनलाल दिन भर भीख मांगता, तो शाम को गांव भर का कूड़ा कचरा लेकर रिसाइकिल मैनेजमेंट सेंटर जाकर, हेलो सर देख लीजिए, आज वेस्ट पेपर और न्यूज़पेपर बहुत है, वजन सही तोल के मुझे पैसे देना। मुझे ही तोल का मोल बता रहे हो? कहकर वेइंग मशीन में कागज को तोलकर उसके पैसे उसे दिए। कैश नहीं ब्रो, गूगल पे या पेटीएम कर सकते हो ना? तेरे पैसों का फोटो निकाल कर व्हाट्सएप करता हूँ बच्चू, ठीक है? अरे इतना गुस्सा क्यों है ब्रो, रहने दो, आई विल टेक द कैश। कहकर कैश लेकर वहाँ से चला गया। एक दिन सवेरे भोजनलाल गांव में भीख मांग रहा था, तो उसे एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत बैठी दिखाई दी। भजनलाल उसके पास जाकर अम्बा अम्बा थोड़ा खाना देना, पैसे भी चलेगा, पेटीएम फैसिलिटी भी है। वो औरत एकदम से रोने लगी। क्यों रो रही हो माँ? पेटीएम नहीं है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। नहीं बेटा, खाए हुए 2 दिन हो गए, भूख लगी है, कुछ खाने को दोगे? भजनलाल का दिल पसीज गया। मैं सबके पास जाकर भीख मांगता हूँ, मेरे पास आकर कोई भीख नहीं मांगता। तुम्हारी ये हालत क्यों माँ? कहकर अपने पास से खाने के पोटली को खोलकर उसे खिलाया। थोड़ी देर बाद भजनलाल बुढ़िया से, माई अब बताओ तुम्हारा फेसबुक प्रोफाइल क्या है, क्या कहानी है? मैं बहुत बड़े घर की हूँ बेटा, जायदाद के बंटवारे के बाद मेरे दोनों बच्चों ने मुझे छोड़ दिया। ये दुख ना सह पाकर मैं उस गांव को छोड़कर आ गई हूँ। वक्त है माई, वक्त। एक वक्त था जब ऑरकुट इस्तेमाल करते थे, अब फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। अपने बेटे ही ऐसा करेंगे तो कैसा? ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। अगर हमने ऐसा किया तो तुम्हारे बेटों को अकल आएगी और तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखेंगे। बूढ़ी मान गई, तो अगले दिन वेस्ट मटेरियल रिसाइकलिंग सेंटर जाकर उस कांटे वाले से मिला। ब्रो, आज मेरे पास बहुत कचरा है, कहते हुए कचरे के साथ साथ बुढ़िया को भी वेइंग मशीन में बिठाया। ये कौन है? ये भी कचरा ही है भाई, कोई फेंक कर इसे चला गया तो मैं लाकर इसे बेच रहा हूँ। क्यों बे, पागल है क्या? ठहरो अभी बताता हूँ। कहकर उसने पुलिस और मीडिया को फोन किया और सब कुछ बताया। बस 10 मिनटों में बुढ़िया का कचरे के ऊपर रखा फोटो प्रेस और मीडिया में हॉट टॉपिक बन गया। एक रिपोर्टर, क्यों भाई ये क्या हरकत है? माताजी को क्यों कचरे के ढेर पर बिठाया? मैंने उन्हें बिठाया? वैसे व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मैंने गलती नहीं की, इट्स अ स्क्रैप मटेरियल यू नो। ऐसे करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे क्यों शर्म भाई? जिंदा रहते हुए पेरेंट्स को यूं सड़क पर छोड़ने वाले बच्चों से ज्यादा मैंने कोई बड़ी गलती तो नहीं की। क्या इनके बेटे हैं, उन्होंने इन्हें बेदखल कर दिया? वो हैं कौन? उनका नाम क्या है? रहने दो बेटा, मैं नहीं बता सकती। मेरी वजह से मेरे बेटों का अपमान होगा, वो मैं नहीं चाहती हूँ। इतने में पुलिस वहाँ आकर बुढ़िया की और उनके बेटों का बायोडेटा दिया। मीडिया वालों और पुलिस वालों ने बेटों का पता ढूंढकर उन्हें जाकर खूब मारा। कानून में प्रावधान नहीं है, वरना मर्डर और रेप जितना संगीन जुर्म है, उतना ही बुजुर्ग माँ बाप को यूं छोड़ देना भी जुर्म है। वेस्ट फेलो, तुम लोगों से अच्छा तो वो भिखारी है जो तुम्हारे माँ को 3 वक्त का खाना खिलाता था, अपने कमाए खाने का कुछ भाग उन्हें देता था। सही मानों में तुम दोनों भिखारी हो, वो तो एक नेक इंसान है।
उसका नाम गिरी। रोज गले में हारमोनियम डालकर अंधा हूँ मेरे भाई, अंकल्स, आंटी, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भगवान के नाम पे दे दो कहकर हारमोनियम बजा के गली गली में भीख मांगकर फिरता था। एक बार गिरी ऐसे ही भीख मांगते हुए एक घर के पास आकर, भैया, अंकल्स, आंटी, आज संडे है, बिरयानी नहीं तो चिकन डालो मैया कहकर चिल्लाने लगा। अंदर से एक आदमी आकर, कुछ नहीं है, जा जा कहकर उसे डांटने लगा। वैसा गुस्सा मत होइए अंकल, कम से कम इस अंधे को 20 रुपए तो दो। छी, कौन है तेरा अंकल? वैसे बुला मत, देखने वाले तेरा और मेरा कुछ रिश्ता ही सोचेंगे, पहले यहाँ से निकल। अंकल, अंकल, प्लीज अंकल कहना शुरू किया। ये ले रे भाई कह के 10 रुपए दिया। गिरी वो 10 रुपए लेकर, क्या अंकल 20 रुपीज मांगा तो बस 10 रुपए दिए? रुकना रे, तुझे कैसे मालूम ये 10 रुपया है या 20? स्मेल अंकल, स्मेल। 10 रुपए के नोट पे ब्लू कलर का इंक होता है ना, वो इंक का स्मेल मेरे नाक तक पहुंचा। वैसे आंटी को भगवान बहुत सारी बरकत दे कहकर चला गया। गिरी अगले दिन हारमोनियम बजाते हुए चलते समय सामने से सूट पहनकर एक आदमी आया। लगता है ये बहुत अमीर है कहकर चलते हुए जाकर उससे टकराया, पर्स को हड़प के नीचे गिर गया। पर्स ओपन करके उसमें से पूरा पैसा निकाल के पर्स फेंक दिया। सूट पहना हुआ आदमी, अरे रे रे, सॉरी यार, नहीं दिखा। उसे उठाकर जाते समय गिरी, साहब देखिए आप अपना पर्स गिरा दिए। हाँ, पर तू तो अंधा है, तुझे कैसे मालूम? वो भगवान है ना साहब, अंधे को सेंस ऑर्गन्स ज्यादा देता है, साउंड से वो कौन सी चीज है बता सकता हूँ। पर्स ओपन करके जब वो आदमी देखा, अरे इसमें मेरे पैसे, मेरे पैसे, मेरे पैसे कहकर चिल्लाने लगा। उतने में सभी लोग वहां पे एकजुट हुए। मुझे इस अंधे भिखारी पे शक है कि इसी ने मेरा पैसा चुराया है। एक आदमी आके, रुक मैं चेक करता हूँ कहकर गिरी का शर्ट और पैंट के सारे पॉकेट्स को चेक किया। अरे कुछ नहीं है भाई, बेचारा ये सच में अंधा है। देख कैसे गाना नहीं आने पर भी कैसे बेसुरा गाकर लोगों को परेशान कर रहा है। सूट पहना हुआ आदमी को करना क्या है समझ में नहीं आया और वो वहाँ से चला गया। कुछ दूर जाने के बाद गिरी, सिल्ली फेलो कहकर हारमोनियम के बॉक्स में से एक डब्बा निकलकर उसमें से पैसे निकालकर हारमोनियम को चूमने लगा। दूर रहते हुए मुझे कोई डर नहीं है। अगले दिन सब्जी मंडी लगी थी। उस मंडी पे बहुत सारी महिलाएं गले में हार पहनकर आए। उन्हें देखकर गिरी, टुडे इज माय बेस्ट डे कहकर हारमोनियम बजाते हुए, आंटीस 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 आजा आजा आजा, आंटीस 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 आजा 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 कहकर हारमोनियम बजाते हुए एक आंटी से टकरा के गले का हार चुरा लिया, हारमोनियम के बॉक्स में छुपा लिया। सॉरी आंटी, अंधा हूँ ना, मुझे माफ कीजिए। क्या आंखें नहीं है बोल रहा है और मैं आंटी हूँ कैसे बता पा रहा है? कहकर पूछने लगी तो उसे तुरंत अपने हार की ओर ध्यान गई। अरे मेरा हार कोई चुरा लिया है, मेरा हार कहकर चिल्लाने लगी तो तुरंत भीड़ जमा हो गई। तब वो भीड़ को देखकर पुलिस एसआई वहाँ पे आके, क्या हुआ यहाँ पे, क्यों यहाँ पे भीड़ जमा के बैठे हो कहकर पूछा। देखिए सर, कोई मेरा हार चुरा लिया है। तो एसआई उस भिखारी को बुला के, क्यों रे, तू यहाँ क्या कर रहा है? अंकल, अंधा हूँ अंकल, भीख मांग रहा हूँ अंकल। एसआई तब, अरे परसों ही तुझे बोला था ना अंकल आंटी कह के बुला मत। ठीक है, तुझे किसी के ऊपर शक है या फिर किसी ऐसे इंसान को देखा जिस पे हम शक कर सकते हैं? सर मुझे इस भिखारी के ऊपर ही डाउट आ रहा है कि इसी ने चुराया है। एसआई उसे पूरा चेक किया, इसके पास कुछ नहीं है मैडम। मन ही मन, बाप रे, मैं यहाँ ज्यादा समय रुक नहीं सकता, अभी अगर इस टॉपिक को डाइवर्ट नहीं किया तो पकड़े जाने की आशंका है, सोचा। सर तब कोई आदमी मेरे पैर को कुचलकर चला गया, वही चोर होगा, वो ऐसे सीधे रास्ते में गया है सर।
तो एसआई को बात पूरी समझ में आ गई। हाँ क्या, तो जब तक वो चोर नहीं मिलता तू मेरे साथ ही रहे, कहकर स्टेशन लेकर गया। आज से सब चोरों को यहाँ पे बुलाओ और उनके पैर से इसको कुचलवाओ। ठीक वैसे ही वो चोर इसे कुचला था और वैसे ही हमें कुचलना होगा। नहीं बोलेगा तो मेरे हाथों ये मरेगा। वैसे सब चोरों से गिरी के पैर पे कुचलवाना शुरू किया। कुचलते वक्त गिरी, बाप रे, ओ मेरी माँ, ये कैसे कुचल रहे? सिर्फ थोड़ा आइस तो कुचलने के लिए बोलिए ना सर, बहुत दुख रहा है साहब। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जब तक चोर नहीं मिल जाता इसे छोड़ो मत, ऐसे ही कुचलवाते रहो, कह के और ज्यादा कुचलवाना शुरू किया। शाम तक सब लोग कुचलने के बाद गिरी का पैर सूज गया। क्यों रे, अभी तो मालूम पड़ा कि चोर कौन है? नहीं सर। ओहो, तो ठीक है, कहकर एक मोटे से आदमी को बुलाया। ये एक खतरनाक चोर है, इसे भी परीक्षा करो। तो गिरी उस मोटे से आदमी को देखकर, बाप रे, कौन है ये सुमो? ये अगर कुचलेगा तो मैं सीधा ऊपर चला जाऊंगा, सोचा। वो मोटा आदमी उसके पास आते ही गिरी थोड़ा थोड़ा सरकने लगा। आखिर में, सर मुझे छोड़ दीजिए सर, मैंने ही चोरी की, कहकर हारमोनियम के बॉक्स में से हार निकाला। मुझे तेरे बारे में पता है रे, चोर आके पैर कुचल के गया, जब तूने बोला तभी मालूम पड़ गया मुझे, और उसे जेल में डाल दिया। एक गांव में मोतीलाल नाम का एक मोटा आदमी रहता था। उसे लोग सभी मोटूलाल मोटूलाल कह के चिढ़ाते थे। वो जब भी ऑटो रुकाने के लिए हाथ दिखाता था तो ऑटो बिना रुके चला जाता था। एक दिन वो हाथ हिलाने के बावजूद, ये पक्का हमारे गांव का ऑटो वाला होगा, इसलिए बिना रुके चला गया। क्या मैं उसे फ्री में लेकर जाने के लिए बोल रहा हूँ? पैसे तो दे रहा हूँ। हमारे गांव वाले हैं तो ऑटो नहीं रुकाएंगे, पड़ोस के गांव वाले पर जरूर रुकाएंगे। ऐसे कितने दिन पड़ोस के गांव के ऑटो पे निर्भर रहूंगा? हे भगवान, तुरंत कोई ऑटो आके रुकने का बंदोबस्त कर, सोचा। उतने में एक ऑटो आके रुकी। कहाँ जाना है सर? गांधीनगर जाना है। गांधीनगर? पर कैसे जाना है? वहां पे कोई शॉर्टकट है क्या सर? ओहो, तो इस गांव के लिए नया है। गाड़ी रोकते ही समझ में आई, ऐसे सीधा जाके राइट लेने से वहाँ एक फिश मार्केट आएगी। वो पार करते फर्स्ट लेफ्ट लेके सीधा जाने से वहाँ पे गांधी स्टैचू दिखेगा, वही गांधीनगर है। पर शॉर्टकट कुछ भी नहीं है भाई, चलो मैं दिखाता हूँ रास्ता। हेलो, रुको, इस गांव के लिए मैं नया जरूर हूँ, पर तुमसे मेरा पुराना नाता है। तेरे बारे में हमारे गांव में बहुत चर्चा है। तेरे वजह से मेरा जीजा के ऑटो खराब होने के वजह से वो आज सिनेमा हॉल के पास चना बेच रहे हैं। वैसे इतने छोटे ऑटो में तू कैसे बैठ सकता है? कोई शेयर ऑटो के लिए ट्राई कर, वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। बाय बाय, कह के चला गया। उसकी बातें सुन के मोतीलाल घबरा कर सर पकड़ लिया। उसके बाद एक शेयर ऑटो आया, उसमें मोतीलाल बैठा। बाद में वो ऑटो वाला भीड़ के पास जाके, हाँ भोईवाड़ा, शिवड़ी, वडाला, 5 गार्डन्स, आइए साहब आइए, बैठिए, कह के चिल्लाने लगा। पर एक भी आदमी उसने आके नहीं बैठा, तो ऑटो वाला गाड़ी जाने दिया। ऑटो वाला ऑटो चलाते हुए, क्या है साहब, कोई क्यों नहीं चढ़ रहा है? जितना भी चिल्लाऊं कोई परवाह ही नहीं कर रहा है। तू इस गांव के लिए नया है ना? देखते ही मालूम पड़ रहा है, मेरा स्टॉप आ गया है, रुको रुको। वैसे वो ऑटो से उतर के जाते ही लोग सभी भागते हुए आके ऑटो में बैठ गए। बाद में ऑटो चलते समय ऑटो वाला पीछे स्टॉप में चिल्ला चिल्ला के गला मेरा सूख गया, पर कोई नहीं चढ़ा। यहाँ पे मगर बिना चिल्लाए चढ़ गए। क्या है ये माजरा? तो वो बातें सुन के एक आदमी, इसमें माजरा क्या है भाई? वो चढ़ेगा तो बाकी लोगों के लिए प्लेस नहीं रहेगा, सोच के कोई चढ़ा नहीं होगा। वो उतर गया ना, इसलिए हम लोग चढ़ गए। वो बात सुन के ऑटो वाला सर पकड़ लिया।
एक बार मोतीलाल ऑटो को रोका। ऑटो में बैठे लोगों को ढकेलते हुए बैठ गया। उसके वजह से अंदर बैठे लोगों को जगह ना होने के कारण लटकते हुए ऑटो में जाने लगे। एक जगह पे पुलिस ऑटो को रोका। ऑटो में लटकते हुए जाना गुनाह है, क्या तुम्हें मालूम नहीं है? एक एक आदमी 1000 रुपए का फाइन भरो। ऑटो वाला, ओवरलोडिंग करने की वजह से तू भी 2000 रुपए का फाइन भर। ओवरलोडिंग कहाँ पे सर? पूरा लोडिंग यही आदमी है, पूरे सीट में यही बैठा है। अंदर खाली ना होने के कारण बेचारे ये लोग लटकते हुए आ रहे हैं, उसको फाइन डालिए सर, न्याय रहेगा। वो सब मुझे नहीं मालूम है, वो अंदर बैठा है इसलिए उसे फाइन नहीं डाल सकता। और एक बार मोतीलाल ऑटो में जाते समय वजन ज्यादा होने के कारण ऑटो का सामने का पोर्शन ऊपर उठ गया। उससे ऑटो वाला घबरा गया। घबरा मत भाई, ये मेरे लिए रोज का है, रुक थोड़ा आगे के और सरकता हूँ, वो अपने आप सेट हो जाएगा। कह के थोड़ा आगे के और सरकते ही ऑटो अपने आप सेट हो गया। कुछ दूर जाने के बाद उसके टायर्स बांका पड़ के ऑटो रुक गई। क्या हुआ भाई, टायर पंचर हुआ है क्या? जल्दी टायर बदल, मुझे लेट हो रहा है। ऑटो वाला उतर के टायर जब देखा, अरे गोचू, टायर पंचर नहीं हुआ रे, कमबख्त टायर पूरा बांका पड़ गया है रे। तमीज से ऑटो में से उतर के पैसे भर। तुम्हारा ऑटो इतना कमजोर होने का वजह मैं हूँ क्या? ऐसे हर डैमेज को पैसा भरता रहूंगा तो आखिर में मुझे मेरी जायदाद बेचनी होगी। कहीं तू मोतीलाल तो नहीं है ना? ए भगवान, अनर्थ हो गया, बिना नाम पूछे चढ़ाया, मुझे सजा मिलनी ही थी। कह के सर अपना पीटने लगा। एक दिन मोतीलाल कैरियर स्टैंड तैयार किया। बाप रे, आज से मेरा समस्या हल हो जाएगा सोचा। बाद में वो कैरियर स्टैंड के साथ रोड पे खड़ा रह के ऑटो को रोका। ऑटो वाले से, भाई मेरे वजह से तुम्हारा धंधा चौपट होना मुझे पसंद नहीं है। मैं अंदर बैठने से लोग नहीं बैठ सकते, इसलिए मैं उनके लिए ये मोबाइल स्टैंडिंग तैयार किया। मैं अंदर बैठूंगा और बाकी पैसेंजर्स को इसमें खड़ा करेंगे, ठीक है ना? आइडिया अच्छा लगने की वजह से ऑटो वाले ने हाँ बोला। वैसे मोतीलाल नीचे बैठने से बाकी लोग ऊपर चढ़ के जाने लगे। उस दिन के बाद मोतीलाल जहां भी जाता था वो कैरियर स्टैंड को अपने साथ ले जाता था। मिनी फ्लाइट। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारा सुनेगा। इस तरह एक भिखारी एक मिनी फ्लाइट पर बैठकर भीख मांग रहा था। एक दिन एक बस स्टैंड के पास भिखारी, दीदी दीदी कुछ 100 रुपए है तो दो, कहा। वो लड़की, छी, यहाँ तेरी दीदी कौन है रे, चल जा यहाँ से, बोली। भिखारी, इट्स ओके, चला जाऊंगा, पर 100 रुपए तो दे दो दीदी, चाय पीऊंगा, कहा। वो लड़की, हाँ, 100 रुपए का चाय पियोगे या पेट्रोल? भिखारी, रोड साइड टी हम पर नहीं जचती दीदी, मैं और मेरी गर्लफ्रेंड क्वालिटी टी ही पीते हैं, इसलिए आपसे 100 रुपए मांग रहा हूँ दीदी, कहा। वो बातें सुनकर लड़की समझ नहीं पाई कि क्या जवाब दे, और ये ऐसे नहीं छोड़ेगा सोचकर उसे 10 रुपए देकर चली गई। फिर वो भिखारी बगल में खड़े लड़के के पास जाकर, भाई दीदी ने 10 रुपए दिया है, तुम कम से कम 20 रुपए दे दो भाई, कहा। वो, ये लो 20 रुपए, मैं इंटरव्यू में पास हो जाऊं ये भगवान से प्रार्थना करना, कहा। भिखारी, क्या पढ़ाई कर रहे हो भाई? पूछा। वो, इंजीनियरिंग, गुरूर से कहा। भिखारी, भाई आओ आकर बैठ जाओ, मैं भी इंजीनियरिंग ही किया हूँ, कल से दोनों मिलकर भीख मांगेंगे, कहा। वो बातें सुनकर वो लड़का घबराकर वहां से चले गया। एक बार जब वो भिखारी यूं ही गांव की गलियों में भीख मांग रहा था तो एक ज्योतिषी के घर के आगे बहुत सारे लोग लाइन में खड़े नजर आ रहे थे। भिखारी, वाह बहुत सारे लोग हैं, सोचकर, भीख दे दे माँ, भीख दे दे, भगवान के नाम पर थोड़ा सा भीख दे दो बाबू। यूं एक एक के पास पहुंचते हुए एक बिजनेसमैन के पास आया। भिखारी उस बिजनेसमैन से, श्रीमान देखने में तो आप बड़े बिजनेसमैन लग रहे हैं, जरा 2000 दान में तो दे दीजिए ना,
बिजनेसमैन सोचकर। देखो रे, मैं एक व्यापारी हूँ, इसलिए मैं हर चीज व्यापार के तौर पर ही सोचता हूँ। तो बात यह है कि अगर तुम मुझे कुछ दे पाओ तो ही मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। भिखारी। अब हमारे पास क्या होगा साहब, ये भिखारी के कटोरे के अलावा? बिजनेसमैन। तो फिर हमारे जैसे लोगों के पास आकर पूछने से पहले एक हैसियत और एक विजन होना चाहिए, समझे? भिखारी। हाँ क्या सर, आप लोगों के सामने आने के लिए एक हैसियत होना चाहिए क्या? ठीक है सर, मैं आज आपको एक जीवन की सच्चाई दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि आप यहाँ क्यों आए हैं? बिजनेसमैन। मेरी कुंडली में क्या लिखा है जानने के लिए, और साथ ही साथ कुछ बिजनेस डील्स करने से पहले लाभदायक होगा या नहीं जानने के लिए। कहा। भिखारी। सर, आपका ये कोट एक बार दीजिए ना। कहकर उनका कोट लेकर पहना, चश्मा भी पहना। इस तरह वे दोनों ड्रेस एक्सचेंज करके अंदर गए। अंदर ज्योतिषी सूट पहना हुआ भिखारी को देखकर, आहा, ओहो, क्या आभा है, क्या किस्मत है, क्या शान है, वाह। भिखारी के कपड़ों में खड़ा बिजनेसमैन तो मैं पूछा ज्योतिषी, रे चप्पल लेकर मारूंगा अगर बीच में डिस्टर्ब किया तो। कहते हुए भिखारी की ओर देखकर। ओहो, आहा, आपकी किस्मत तो चमक रही है जी। आने वाले दिनों में पूरे देश को आदेश देने की किस्मत है आपकी। कहा। भिखारी। हाँ क्या स्वामी? ज्योतिषी। मेरी ज्योतिषी कभी गलती नहीं जाती। ये देखो, इसके जैसे 100 काम वाले तो आप रख ही लेंगे। बिजनेसमैन को गुस्सा आकर, क्या बात कर रहे हो जी, मैं इसके पास काम क्या करूंगा? कहा। रे, लगता है तुमको बहुत जल्दी है। अपनी सीमा में रहो, काम वाले हो, काम वाले जैसे रहो। कहते हुए अपनी छड़ी से उसके सर पर एक दे मारा। भिखारी। कोई बात नहीं स्वामी, उसकी भी कुंडली देख लीजिए। कहा। ज्योतिषी उसका हाथ देखकर यूं हंसते हुए, पूरी दुनिया में मैंने ऐसी कुंडली कभी नहीं देखी रे। तुम तो पैदाइशी बुरी किस्मत वाले हो, बस अपने मालिक की कृपा से तुम जिंदा हो। कहा। ये बातें सुनकर बिजनेसमैन को गुस्सा आया और उस ज्योतिषी को खूब पीटा। बिजनेसमैन। अरे स्टूपिड फेलो, मैं राजा महेंद्र राज का बेटा हूँ। 100 करोड़ का जायदाद तो मेरे पास मेरे पैदाइशी समय से ही है। मुझे भिखारी बुलाओगे? कहा। बाहर आते ही भिखारी बिजनेसमैन को कोट देकर, सर, अगर पत्थर और ये सब हमारी जिंदगी को बदल सकते थे तो हम इंसानों को कोई आदर नहीं देता। वो बातें सुनकर बिजनेसमैन, तो तुम जैसे इतना होशियार आदमी ऐसा भीख क्यों मांग रहा है? पूछा। भिखारी। अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने के वजह से ऐसा हो गया हूँ सर। और तो और मेरे इंजीनियरिंग का डिग्री तक कोई देख नहीं रहा है। इस मिनी फ्लाइट को मैंने ही बनाया है। कहा। वो बातें सुनकर बिजनेसमैन चकित रह गया। तुरंत बिजनेसमैन अपने कोट से एक कार्ड उसे देकर, कल मेरे ऑफिस में आकर मुझसे मिलो, मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दूंगा, कहकर चला गया। इस तरह भिखारी को वो नौकरी मिल गई।